माननीय सभापति महोदय, आइए श्रीमान। भूमि अधिग्रहण के इस कानून पर इस सदन में चर्चा हो रही है। मैं व्यथित हूं इसलिए कि यह कानून ऐसे समय पर आया कि हमारे महाराष्ट्र में पिछले वर्ष 5000 से भी अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। सिर्फ जनवरी में 103 किसानों ने आत्महत्या की। अब जिसकी भूमि जा रही है, जिस भूमि में अकाल, सूखा, ओले सारे, मतलब एक साल नहीं रहा कि 3 साल तक इस तरह के आक्रमण उस गरीब किसानों पर होते रहे, उस पर यह हमारा भूमि अधिग्रहण बिल आया है। वैसे ही जख्मी हैं और नमक छेड़ने वाली बात शुरू हुई है। सभापति महोदय, मैं एक याद दिलाना चाहता हूं। स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजों ने एक कानून लाया 1894 में। उस वक्त शहीद भगत सिंह जेल में थे। उन्हें पूछा गया, तब उन्होंने 2 कानून कहे कि अगर अंग्रेजों ने कोई दमनकारी कानून लाए हैं तो एक कानून है भूमि अधिग्रहण, दूसरा कानून है पुलिस एक्ट। ये शहीद भगत सिंह ने उस वक्त कहा। आज जिस सदन पर जहां हम बैठे हैं, जिस सदन में हम बात कर रहे हैं, सभापति महोदय, यहां एक मालचा नाम का गांव था। यह मालचा गांव पंजाब में था। यह भूमि सारी जो दिख रही है, संसद खड़ा है, जहां राष्ट्रपति भवन खड़ा है, यह मालचा गांव था जो शुरू में पंजाब में था। जब पंजाब और हरियाणा हुआ तो आज वो हरियाणा में हो सकता है। इस मालचा गांव में अंग्रेजों ने ऐसे अत्याचार चलाए, 33,000 बीघा जमीन किसानों की छीन कर ली। आंदोलन हुआ, किसानों ने विरोध किया। विरोध करने के बाद 33 किसानों की मृत्यु हुई, हत्या हुई। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि उसी भूमि पर हमारा ये सदन खड़ा है, जहां किसानों ने अपनी देह त्याग किया हुआ है। आज हम इस कानून को लेकर जब आ रहे हैं, मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर मैंने जब बात की तभी भी मैंने कहा था कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम मृदा वर्ष घोषित कर रहे हैं, किसान हमारा खुशहाल रहे, हम कह रहे हैं खुशहाल रहना चाहिए। हम ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री सिंचन योजना आएगी, उसमें से पानी मिलेगा, किसान खुशहाल होगा। और दूसरी तरफ उसी किसान की भूमि हम अधिग्रहण करने जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में जिस ढंग से हमने कानून लाया है, उस कानून में जो प्रावधान दिए किए हुए 10 अ में, उसमें से जो सुरक्षा का प्रावधान है, हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब ने जिस दिन ये घोषित हुआ उसी दिन कहा किसानों का गला घोटकर ये कानून हम लाने नहीं देंगे। हम अपनी सरकार से कह रहे, हमारा ऐसा कदम न उठे कि हमारे किसान व्यथित हो, दुखी हो, भ्रमित। अभी मैंने सुना कि हमारे सहयोगी सदस्य कीर्ति आजाद जी कह रहे थे कि हम भ्रमित करने की बात कर रहे हैं। कौन भ्रमित कर रहे हैं भाई? ये लैंड का कायदा राज्य का होता है, अगर वो चाहे तो इस्तेमाल करे। फिर हमें क्या जरूरत है इतनी जल्दी लाने की? अगर लैंड का कानून, भूमि का कायदा उनका है, कंकरेंस का है, तो हमें इतनी जरूरत क्या थी ऑर्डिनेंस लाने की? अब ऑर्डिनेंस लाया तो लाया, उसके बाद भी जो प्रावधान हमने किए, विकास किसको नहीं चाहिए भैया? हमें तो उसकी एलर्जी नहीं है डेवलपमेंट की, लेकिन डेवलपमेंट करने के समय किस मोल को लेकर हम कर रहे हैं? हमने भूमि अधिग्रहण करने की बात की, सुरक्षा के मामले में 100% हम आपके साथ हैं। 100% सुरक्षा के लिए जो भी करना है, जो भी जमीन चाहिए, उसमें भी थोड़ा अगर देख ले कि उपजाऊ जमीन न ले तो और अच्छी होगी बात। ये नहीं कि सुरक्षा के लिए भी उपजाऊ जमीन लगती है। बाकी सारी चीजों की जब बात आती है तो मन में बड़ी शंकाएं पैदा हो जाती है। क्या हमारा अनुभव है? सभापति महोदय, मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा। हमारे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की निर्मित के बाद में कोयना का प्रकल्प हुआ। 21,000 परिवार उस कोयना प्रकल्प से बाधित हुए।
आज 2015 साल है साहब, आज तक उत्पादित लोगों का पुनर्वसन नहीं हुआ। लोग डरते क्यों हैं इस कानून से? विश्वास क्यों नहीं है? कोयना का पुनर्वसन नहीं हुआ। गोसी खुर्द जो विदर्भ में हमारे है, वो तो केंद्र का है। 25 साल वो प्रोजेक्ट चालू है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है। हमारे महाराष्ट्र में जितने भी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हुए, मैं आपके लिए एक खासकर जानकारी देता हूं, क्या किसानों ने जमीन नहीं दी? बड़े विश्वास के साथ दी। ये सारे प्रोजेक्ट को किसानों ने जमीन दे दी। जमीन लेने के बाद प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए। 25-25 साल तक इरिगेशन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, किसानों की जमीन गई ना, जो बाकी किसानों को पानी भी नहीं मिल रहा है। और ऊंचा और ऊपर क्या हुआ? 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। अब नई सरकार आई है, कार्रवाई करने की बात कर रही, हम इंतजार कर रहे कब कार्रवाई होती, देख रहे। इतनी बड़ी इरिगेशन की प्रोजेक्ट की बात करते हैं, हम जेएनपीटी की बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट की बात। हमारे यहाँ मेरे दोस्त सांसद श्रीरंग बारनी जी वहां हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री जी वहां गए थे। 25 साल के बाद वहां के लोग, किसान उनसे मिले और कहने लगे, साहब 25 साल हुए, उस वक्त जो एश्योरेंस दिया था, उस वक्त कानून के एश्योरेंस दिया था, 22.5% जमीन देंगे, 10% को एक एफएसआई देंगे, 12.5% को और विकसित करके देंगे। सारी चीजें कागजों पर रही हैं। आज तक उनका पुनर्वसन नहीं हुआ। प्रधानमंत्री खुद भी स्तंभित हुए थे, देख रहे थे कि भैया 25 वर्ष के बाद भी प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोगों का पुनर्वसन नहीं होता। ये सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे। मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ, ये हमारे मराठवाड़े में है, वहां कृषि विद्यापीठ के लिए किसानों की जमीन लेगी। अब वो सारी जमीन लेकर, आज भी जिन किसानों ने कृषि का विकास होगा, संशोधन होगा, वो सोचकर अपनी जमीन दे दी, आज भी उनका पुनर्वसन नहीं हुआ। और हम कह रहे हैं हम 4 गुना दोगे। क्या दोगे भैया? पैसा दोगे? किसान की जमीन, जिस लैंड होल्डिंग की बात तो आती है ना, किसके पास इतनी जमीन है? अगर पूरी की पूरी 2 एकड़ 5 एकड़ जमीन वाला, 5 एकड़ जमीन गई, पूरी जनरेशन के लिए जमीन गई, इज्जत गई, सारी चीज गई, मार्केट में उसकी कीमत भी कम हुई। उसके परिवार को अब नौकरी देने की बात करते हैं कि कब नौकरी दोगे? प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद में। तब तक क्या करेगा? मुआवजा लेकर बैठेगा? कभी सारी चीजों को सोचना चाहिए। अब वो किसान जिसको पुनर्वसन हुआ नहीं है, जिसकी जमीन गई है, प्रोजेक्ट भी नहीं हुआ। अभी किसी ने बताया, मुझे सहयोगी सदस्य ने, एसीजेड, इनकी भी करतूत है, उनकी भी करतूत है, एसीजेड बनाई। अब एसीजेड में 490 95 कुछ एसीजेड बनाई गई, 70% से एसीजेड बंद है। किसको मिले भूमि? ये नोकिया का प्रोजेक्ट बार बार कहा जाता है, मद्रास का नोकिया का प्रोजेक्ट, जमीन कैसे मिली? एसीजेड में 5,000 लोग बेरोजगार हुए। एसीजेड किस लिए लाया था? रोजगार की निर्मित करने के लिए लाया था। मिला रोजगार? 70% जमीन ऐसे पड़ी हुई है भूमि। अब जब जमीन, उसमें भी और एक चीज है सभापति महोदय, मजे की बात है, मेरे एक प्रोजेक्ट के लिए जमीन कितनी लगती है भाई? 50 एकड़ 40 एकड़ कितनी लगती है? महाराष्ट्र में एक उदाहरण देता हूं, 200 एकड़ जमीन ली, प्रोजेक्ट खड़ा हुआ 22.5 एकड़ पर, बाकी जमीन क्या हुई? सरकार ने सस्ते में दी, लैंड बैंक तैयार हुई, लैंड बैंक हुई तैयार उनके पास। अब वो जो मार्केट रेट आएगा उस पे बेचेंगे, सस्ते में सरकार से ली, मालिक बन जाते हैं। किसके लिए हम बना रहे भैया? प्रोजेक्ट के लिए कितनी जमीन लगती है? हमारे मुंबई में या पुणे में ऐसे कितने प्रोजेक्ट है, पुरानी सरकारों ने उनको जमीन दे दी। क्यों भाई? इंडस्ट्री आ रही है, रोजगार मिलेगा। अब हमारा गोदरेज हाउसिंग बिल्डिंग बनाता है, उसके ऊपर गरीबों के लिए नहीं, रईसों के लिए 5 BHK 4 BHK। वहां पुणे में इंडस्ट्री बंद हुई, बजाज की हाउसिंग इंडस्ट्री। तो पर्पस भी चेंज हो रहा है, फिर भी जमीन उनके पास ही रही। कभी तो सोचा इस कानून में कि पर्पस चेंज नहीं करने देंगे? अगर पर्पस चेंज हुआ तो हम आपको जमीन नहीं देंगे, वापस जमीन सरकार के पास लाओ। किसान की जमीन गई, उसकी जिंदगी गई, उसकी आमदनी गई। अब ऐसी स्थिति में हमारे आपके पास और एक बात बताना चाहता हूं सर, नैनीताल में इनकी यूपीए सरकार थी, तो इन्होंने एक मुख्यमंत्री परिषद बनाई थी एसीजेड के लिए। उस मुख्यमंत्री परिषद में भारतवर्ष के सारे मुख्यमंत्रियों ने बताया
कि एसीजेड के न बनाए जाए, एसीजेड के लिए जमीन लोगे तो किसान नाराज होंगे, और वही हुआ कि एसीजेड में जमीन ली गई, विकास नहीं हुआ, रोजगार नहीं मिला और जमीन तो परमानेंट किसानों की गई। इसलिए हमने इस कानून में कुछ, किस लिए कानून बना रहे हम लोग, आज तक 21 दशलक्ष मिल सर इतना बड़ा महत्वपूर्ण है, एक 2-3 मिनट में खत्म, ज्यादा तो बात नहीं करूंगा, लेकिन महत्वपूर्ण 2-4 सजेशन देकर मेरा भाषण समाप्त करूंगा। अब हम किसको दे रहे जा रहे कॉरिडोर, उसके इर्द गिर्द 2 किलोमीटर की जमीन भी अधिग्रहण करेंगे। क्यों भैया, रेल के लिए रास्ते के लिए कॉरिडोर बना रहे हो, 2 किलोमीटर इधर 2 किलोमीटर उधर, किस लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए? ये जो अभी अर्बनाइजेशन की बात हुई, कौन लोग वहां आने वाले, उनको 2 किलोमीटर जगह इर्द गिर्द क्यों लगती है? इसका कोई है कारण बता सकते हैं आप? ये क्यों प्रावधान कर रहे हैं आप? अब जब वोकेशनल ट्रेनिंग है, अभी गवर्नमेंट नेशनल पॉलिसी फॉर रिहेबिलिटेशन, उन्होंने बताया आज तक जितने भी रिहेबिलिटेशन किए हुए सर 75% लोगों का रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ है। इसलिए किसान डर रहे हैं कि एक तो जमीन लोगे और हमारा रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ। इसलिए हम चाहते हैं आपसे, आज अभी ये जब कानून लाने की बात करते तो हम चाहते कि बिना कंसेंट, किसानों को पूछे बिना उनकी जमीन कहीं भी नहीं ली जानी चाहिए। 70% 80% किसानों को पूछना ही पड़ेगा, और पूछने के बाद ही अगर कंसेंट मिला तो ही वो करने के बाद में हमने एक प्रावधान क्या रखा, अगर उसको कंप्लेंट करनी है गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट सर्वेंट लिखा है वहां, तो वो वहां की सरकार उसके ऊपर अनुमति देगी। इसका मतलब उसको कोर्ट में जाने की भी अनुमति हमने बंद कर दी। ये जनतंत्र है, ये जनतंत्र की बात नहीं हो रही सर। हमने सबका साथ सबका विकास की बात की है, तो हम ये चाहते हैं। हमारा एक सजेशन आपके लिए सर, सोशल इंपैक्ट की बात है, 2-3 लाइन। हमारे मछुआरे किनारे पे रहते हैं, अब मछुआरों को तुम डिस्प्लेस करोगे और कहाँ डालोगे, आदिवासी बाड़ों में, तो कहाँ रहेगा वो? ये सोशल इंपैक्ट की बात वो है, उसकी जीवन पद्धति तय हुई है, उस जीवन पद्धति का ह्रास करने का अधिकार आपको नहीं है। आदिवासियों का भी जीवन पद्धति का ह्रास करने का आपको नहीं है। आज तक जितने भी डिस्प्लेसमेंट हुई उसमें 40% आदिवासी लोग हैं, उनका पुनर्वसन नहीं हुआ सर। अरविंद जी प्लीज कंक्लूड। एक मिनट में कंक्लूड करता हूँ, और मैं इसलिए 2-3 चीजें पार्टी से 1 मिनट में कंप्लीट करूंगा। हमारे पार्टी से और कोई नहीं बोलेगा, एक ही है तो बोल दीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बस हो गया, अब बात करिए। धन्यवाद सभापति महोदय। सरदार सरोवर में गुजरात में हर 5 मिनट सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव देती थी, 5 मीटर बढ़ गया, इतने लोगों का पुनर्वसन हुआ कि नहीं पहले बताओ, पहले पुनर्वसन करो, फिर जाकर जमीन ऊंचाई बढ़ाओ। क्यों? सुप्रीम कोर्ट को भी विश्वास नहीं होता था कि इस तरह से करेंगी, यही एक डर है। और इसलिए हम आपसे कहते, हमने मुंबई में हमने एक प्रकल्प बनाया मुंबई के लोगों के पानी की व्यवस्था के लिए, वैतरणा। आप विश्वास नहीं करेंगे, वैतरणा के प्रोजेक्ट के लिए अनुमति देने के लिए केंद्र की सरकार को 10 बरस लगे सर। 10 बरस के बाद वो प्रोजेक्ट पूरा हुआ, फिर भी हम पानी नहीं दे पाए क्योंकि वहां की राज्य सरकार ने एक पुल नहीं बनाया था। अब वो पुल बना तब जाके पानी मुंबई शहर को मिल रहा है। अभी इसलिए मैं आपसे 2-3 बातें इमीडिएटली कहता हूं कि कंसेंट की बात होनी चाहिए। दूसरी बात, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। सिंगल विंडो रेम्यूनरेशन होना चाहिए, किसानों को तकलीफ नहीं देना, जमीन प्यार से देंगे किसान। आज तक जितने प्रकल्प हुए किसानों ने ही जमीन दी है, किसानों ने ही त्याग किया है। ये जब भूमि अधिग्रहण की बात है तो त्याग की भावना से उसके ऊपर देखना पड़ेगा। और एक सुझाव देना चाहता हूं, हम क्यों ना लीजिंग की बात करते, चलो भाई उसकी भी आमदनी जनरेशन तक चलती रहे, किराए पे ले ले, रेंट पे ले ले, उसकी जमीन ले लो, लीज पे ले लो, उसको लीज मिलेगा, किसान को पैसा मिलेगा, एक बार नहीं मिलेगा, जिंदगी भर मिलता रहेगा। अरे हम वो माइंस के लिए 50 बरस की बात करते हैं, और किसान के लीज के लिए क्यों नहीं? किसान की लीज और बढ़ाओ, 50-100 बरस की किसान की लीज बढ़ाओ, और कहो कि लीज पे लैंड आपकी ली जाएगी ताकि 100 बरस जिंदगी भर उनके घर में आमदनी होती रहेगी। ऐसा कोई प्रस्ताव लेकर आओ तो हम उसके लिए विकास के लिए हमारा कोई विरोध नहीं है। और इतने मुद्दों का सरकार, हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब ने भी खत लिखकर ये सुझाव दिए। मैं अपेक्षा करता हूँ मेरी सरकार जो आक्रोश, सुबह भी एक विषय पर माननीय प्रधानमंत्री ने एक अच्छा शब्द पुकारा इस सदन में, आक्रोश मैंने सुना है, ये भी एक आक्रोश सुन लो,
गरीबों का आक्रोश है, यह आक्रोश किसानों का है, उसे दुखी न करे, ऐसा भी संत आप लेकर आइए, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं।